स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बर्बादी के रास्ते पर पाकिस्तान एक कदम और आगे बढ़ गया है। कागजों में भले ही अभी नहीं आया हो, लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट यानी कि दिवालिया हो चुका है। यह बात खुद पाकिस्तान की सरकार में शामिल मंत्री कह रहे हैं। जनता रो रही है, महंगाई में जी रही है, भूखों मर रही है। जिनके पास थोड़ा सा भी मौका है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, और जो पाकिस्तान में बचे हैं उन्हें सिर्फ हिंदुस्तान और मोदी याद आ रहे हैं। पाकिस्तानी अपने लिए अब मोदी जैसा एक नेता चाहते हैं। उन्हें किसी पर भरोसा नहीं बचा है, क्योंकि इनके खुद के नेता विदेशों में घूमने में व्यस्त हैं और एक दूसरे पर दिवालियापन होने का टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं। पाकिस्तान हुआ दिवालिया, अब तो सरकार ने भी स्वीकार किया। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हालात खराब, पाकिस्तानी बोले काश इंडिया में होते। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। पाकिस्तान को याद आए मोदी, बोले हिंदुस्तान कर लो हुकूमत। दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। बहुत बुरा हाल है, पाकिस्तान बर्बाद हो गया है, डिफॉल्ट हो गया है, बस ऐलान बाकी है। पब्लिक ने रोना शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान में महंगाई महीने या सालाना की दर से नहीं बढ़ रही, बल्कि हफ्ते में बढ़ रही है। जरा बर्बाद हो चुके पाकिस्तान की नई रेट लिस्ट देखिए। पाकिस्तान में महंगाई दर बढ़कर 38.42% पर पहुंच गई। एक हफ्ते में पेट्रोल की कीमत 8.82% बढ़ी है। एक हफ्ते में खाद्य तेल 8.65% महंगा हो गया। 1 किलो घी 8% महंगा हुआ। चिकन 7.5% महंगा हुआ। एक हफ्ते में टमाटर की कीमतों में 14.25% की बढ़ोतरी हुई और प्याज की कीमतें 13.5% की दर से बढ़ी हैं। पर सवाल यह है कि क्या मोदी ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया? क्या इंडिया ने पाकिस्तान को भिखारी बना दिया? क्या पाकिस्तान को कटोरा लेकर घूमने पर मजबूर कर दिया? भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्तों। ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है ना? आप बस 5 साल मुझे मौका दीजिए, फिर देखिए। आज से करीब 1400 दिन पहले 2019 में एक चुनावी रैली में मोदी ने यह दावा किया था और पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए सिर्फ 5 साल मांगे थे। लेकिन सिर्फ 4 साल में ही पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। उसके हाथ में कटोरा है, वो पूरी दुनिया में घूम रहा है, उसे भीख नहीं मिल रही। उसके पास अपनी आवाम के लिए महंगाई बढ़ाने के अलावा कोई और चारा नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ मोदी की याद सता रही है। 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपए किलो मिलते, चिकन 150 रुपए किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपए लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है। यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। तो इस मुल्क को वो ऊपर लेके जाए। अभी हमें तलाश है तैयब उर्दगान की या मोदी की। डिफॉल्ट तो हमने होना ही होना है, क्योंकि ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, गलत रास्तों पे चला रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम मोदी को याद कर रही है और हुक्मरान अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि अब हमारे बस का कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं बचा।
आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हुकूमत की जमीन पे 1400-1500 कनाल के ऊपर जो है गोल्फ क्लब बने हुए हैं, जिनमें इस मुल्क की अशराफिया जो है वो अपनी शाम बसर करती है, खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे बड़े मामे जो बने हुए हैं सियासत के, वहां पे जाते हैं। इस मुल्क ने जिन सबसे ज्यादा जो फायदे उठाए हैं वो तबकात जो है इन क्लबों में जाते हैं। अगर आप उसमें 2 क्लब भी बेच देना तो आपका कम से कम चौथे हिस्सा जो है ना, आपका कर्जा जो है उतर सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान की सरकार ने अपनी आवाम पर 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए हैं, क्योंकि सरकार को IMF से पैसे हासिल करने हैं। पाकिस्तान में पहले ही सब कुछ महंगा है। पाकिस्तान के पास सिर्फ $3 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। पाकिस्तान की सालाना प्रति व्यक्ति आय $1658 तक गिर चुकी है। ऐसे हालात में जिस हुकूमत को अवाम का साथ देना चाहिए, वो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही है। शहबाज शरीफ 9 पार्टियों के गठबंधन की सरकार PDM चला रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत में हर कोई पावर एंजॉय कर रहा है, लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो इसी हुकूमत में शामिल लोग पीछे हट जाते हैं, जैसे नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, जो पाकिस्तान की बर्बादी का ठीकरा इमरान खान पर फोड़ रही हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो आपकी एक हुकूमत होती है जिसके अंदर बाकी पार्टीज़ भी शामिल होती हैं, तो उसमें ज़ाहिर है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसमें सबको आपको साथ लेके चलना पड़ता है। मल्टी पार्टी हुकूमत है, लेकिन ये चीज़ समझने की है कि जो IMF का मुआहदा आज हमें ऑनर करना पड़ रहा है, जिसकी पाबंदी हमें करनी पड़ रही है, जिसकी शराइत को आज हमें मानना पड़ रहा है, जिसकी वजह से महंगाई हो रही है, उसका इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में नहीं आ सकता। ये मुआहदा मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया, ये मुआहदा इमरान खान ने किया था। और उस वक्त इनके वज़रा ये कहते थे कि पेट्रोल 300 पे जाएगा, डॉलर 300 को भी क्रॉस करेगा। अंदर की खबर यह भी है कि मरियम नवाज अपने चाचा शहबाज शरीफ के खिलाफ बगावत करने पर तुली हुई है। वो चाचा को हटाकर खुद प्रधानमंत्री बनना चाहती है। अक्टूबर में पाकिस्तान में चुनाव होने हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि मरियम नवाज अभी से फील्डिंग कर रही हैं। मरियम मेरी बेटियों जैसी है, लेकिन अपने शोर को तो साथ ले ले। आपका खावंद ही आपके साथ नहीं है। आप कहती हैं कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो कौम को बताओ किसकी हुकूमत है और कौन लाया है। अगर जुर्रत है मरियम में तो कौम को बताए। वो कहती है ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो कौम को बताए ये किसकी हुकूमत है, कौन लाया है। पाकिस्तान में यही चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। बस ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। इमरान की पार्टी शहबाज को जिम्मेदार बता रही है और हुकूमत में शामिल पार्टियां दिन रात इमरान को कोसती हैं, और इन सब में पाकिस्तान की आम जनता पिस रही है। जो आज गंद साफ कर रहा है, उससे ज़्यादा कड़ा सवाल जो है उससे होना चाहिए। एहतसाब के कटहरे में उसको खड़ा करना चाहिए जिसने ये गंद डाला, ना कि गंद साफ करने की कोशिश करने वालों को। बात यह है कि ये सिर्फ उनकी कोई ज़ाती जागीर नहीं थी, ये कोई बनी गाला का 300 कनाल का महल नहीं था, ये ज़मान पाक का बंकर नहीं था, ये 22 करोड़ जीते जागते अवाम का मुल्क था, जिसके साथ उन्होंने इतना, मैं जिसको तबाही के धाने पे लाके खड़ा कर दिया। तो अगर हम भी ये सोचते, अगर पॉलिटिकल फ़ायदा अपना देखते कि जी हमने तो इलेक्शन जीतना है, बात ये नहीं है। बात ये है कि मुस्लिम लीग नून को दर्द है, इस मुल्क का तकलीफ है। ऐसे ही हालात की वजह से पाकिस्तानी अपना मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। कोई भी पाकिस्तान में रुकना नहीं चाहता। पाकिस्तानी अपना मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तान सरकार के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2022 में 8,32,339 पाकिस्तानी विदेश चले गए। 2016 के बाद इतनी बड़ी संख्या में कभी भी पाकिस्तान से लोग बाहर नहीं गए थे।
पिछले साल सबसे ज्यादा लोग सऊदी अरब गए, उनकी संख्या 5,14,000 से अधिक रही। इसीलिए पाकिस्तानियों को ऐसे मुश्किल हालात में मोदी नजर आ रहे हैं। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार हैं, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं। मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को। तो सम टाइम फील होता है कि यार हम क्यों पैदा हो गए हैं। दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। हम तो इंडिया को पहले तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, अब आप बिलीव कीजिए इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं है। वो इधर हैं, हम लोग इधर हैं, इस चीज़ को मानना चाहिए। हम लोग सिर्फ एक अपनी अना पे झूठी तसल्ली, जो मीडिया ने दिखाया सारी ज़िंदगी, बचपन से जो हमें पढ़ाया गया कि इंडिया दुश्मन है हमारा, यकीन करें बचपन से ये पढ़ाया होता ना, हम इंडिया हमारा दोस्त है, तो आज हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ होना था। ये झूठी अना को अभी भी ख़त्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। वो बड़ा भाई है, मान लो वो बहुत बड़ा है आपसे, आप छोटे बन जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हर लिहाज से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हो, पहले उस लेवल के तो हो जो। पाकिस्तानियों को यह समझ में आ गया है कि वहां रुकने का मतलब नहीं है, क्योंकि IMF ने अगर पाकिस्तान को लोन दे भी दिया तो वो पैसे भी कुछ ही दिन चलेंगे। वो समझ चुके हैं कि पाकिस्तान अब एक लॉस्ट केस है, वो अब कभी भी ठीक नहीं होने वाला। खुद पाकिस्तान के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 1 साल के भीतर कितनी महंगाई बढ़ गई। इमरान खान हुकूमत के जाने से लेकर अब तक इन 10 महीनों में जो सूरत हाल है उसकी एक झलक आपके सामने रख रहा हूँ। पेट्रोल 150 रुपये से 272 रुपये फ़ी लीटर हो गया है, 150 रुपये से 272 रुपये फ़ी लीटर। डीज़ल 145 रुपये से 280 रुपये तक फ़ी लीटर। डॉलर 180 रुपये से 280 रुपये तक। गैस 70% बढ़ी है। बिजली 16 रुपये यूनिट से 44 रुपये फ़ी यूनिट। नए टैक्स 170 अरब लग चुके हैं, ये तो बाकायदा लग चुके हैं और ये एक्चुअली 500 अरब के हैं, बज़ाहिर 170 अरब हैं, पीछे से 500 अरब के टैक्स हैं। एक्सपोर्ट 10% कमी आई है। तरसीलात ज़र यानी बाहर से डॉलर आने में 15% कमी। GDP ग्रोथ मनफी। ज़र मुबादला 16 अरब डॉलर से $3.25 अरब। महंगाई 12% से 40%, या इसको आसान लफ्ज़ों में कहें तो 75 साल तारीख की रिकॉर्ड साज महंगाई। पाकिस्तान में बर्बादी का आलम यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल ही नहीं बचा है। पाकिस्तान में सुजुकी मोटर्स ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद कर दिया है, उसके पास गाड़ियों के पार्ट्स नहीं बचे हैं। पाकिस्तान में कारों की सेल में 65% की कमी आई है। इससे पहले दिसंबर में टोयोटा की गाड़ियां बनाने वाली इंडस मोटर्स कंपनी ने भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद कर दिया था। गंधारा टायर और रबर कंपनी बंद हो चुकी हैं क्योंकि वो भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर पा रही। पाकिस्तान में दवाई बनाने वाली कंपनियां भी लगातार बता रही हैं कि उनके पास कच्चा माल नहीं है, उनकी भी यूनिट्स कभी भी बंद हो सकती है। पाकिस्तान के पास आयात करने के लिए पैसे ही नहीं है। उसके पोर्ट्स पर हजारों की संख्या में कंटेनर हैं जिनके अंदर माल रखा है, लेकिन उन्हें चुकाने के लिए डॉलर्स नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सी फर्टिलाइजर्स और बाकी कंपनियां बंद हो चुकी हैं। GSK PLC, एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम लिमिटेड, निशात चुनियाल लिमिटेड, अमरेली स्टील्स लिमिटेड, मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड, डायमंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बंद हो गई हैं। जब बड़ी बड़ी कंपनियां ही बंद हो रही हैं तो फिर आम आदमी का गुजारा होना तो और ज्यादा मुश्किल है। जो बंदा 1000 रुपया एक दिहाड़ी आज कमाता है ना, वो ऑयल ले गया था ना 850 का, वो सोच में पड़ जाता है मैंने आटा किधर से लाना है। जब वो आटा लाता है वो सोच में पड़ जाता है मैंने बच्चे की फीस कहाँ से देनी है। एक गली में 10 घर है ना, आप उसको कंपैरेटिवली ये देख लें कि उन 10 घरों में सरकारी मुलाजम कितने हैं। एक सरकारी मुलाजम होगा और 20-20 हज़ार से ऊपर जो है ना बिजली के बिल आ रहे हैं।
आपको क्या लगता है इंडिया के लोग और पाकिस्तान के लोगों में जो सोच का फर्क है वो क्या फर्क है? सर इंडिया हमसे बहुत आगे है। सोच का क्या फर्क है? सोच का फर्क ये, वो लोग देखें हमसे बहुत ज्यादा वेट है, वो हमसे बहुत ज्यादा वेट है। वो हमारे जैसे नहीं है कि उल्लू की पत्ती के पीछे लगे हुए हैं, नहीं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। आप देख लें उनके छोटे से छोटे इलाके में बड़े सिविलाइज्ड, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग पाए जाते हैं, मैंने खुद देखा। बनता जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान में जो है इधर आप देख लें कि मैट्रिक के बाद इंसान पढ़ नहीं सकता। ये मैट्रिक तो दूर की बात है कि यहाँ पे जो 5वीं 6वीं की फीस है वो 20,000 समथिंग अबव है। पाकिस्तान के पास जितना विदेशी मुद्रा भंडार बचा है उससे उसका सिर्फ 10 से 15 दिन तक गुजारा चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और ये बात पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत जानती है, लेकिन जिस हुकूमत को आवाम पर ध्यान देना है वो खुद विदेश दौरों में मसरूफ है। ये इमरान खान, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, जरदारी, ये तो एलीट है ना, इनका जनरल पब्लिक से क्या ताल्लुक है? जिस मुल्क के अंदर प्याज की कीमत 450% बढ़ी है हमारे मुल्क के अंदर, ये साथ भारत है। प्याज की अमाज गाह है, सारा प्याज वहाँ से आ सकता है, लेकिन हम लेते नहीं हैं। क्यों? साड़ी आकड़ बढ़ी है। चिकन हमारे मुल्क में 100% बढ़ा है, डीजल 80% बढ़ा है, अंडों की कीमत 80% बढ़ी है, राइस हमारे मुल्क में कोई 70-80% महंगा हुआ है। ये पिछले कुछ अरसे में ये महंगाई हुई है 38%। ठीक है जी। और ये जो चीज़ है, अब पाकिस्तान जो है, वज़ीर आज़म किधर हैं? तुर्की गए हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा किधर है? म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में वो पहुंचे हुए हैं जनाब। आज ये फाइनल हो गया कि हिंदुत्व 24 के चुनाव का एक बड़ा फैक्टर होगा। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा छत्रपति शिवाजी हैं। महाराष्ट्र में अब तक हिंदुत्व वाले वोट बैंक के 2 बड़े दावेदार थे, ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी। लेकिन अब बीजेपी इस वोट बैंक पर पूरा अधिकार चाहती है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक छत्रपति शिवाजी के नाम पर कार्यक्रम हो रहे हैं, शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उद्धव ठाकरे परेशान हैं क्योंकि उनके पास ना पार्टी बची है, ना निशान बचा है, और अब उनकी पहचान भी जा रही है। लेकिन बीजेपी ने क्या टारगेट फिक्स किया है, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व बहुआयामी था। ये वीर पराक्रमी महापुरुष जिन्होंने सुशासन और प्रशासन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नवीन अध्याय लिखा। छत्रपति शिवाजी महाराज का मतलब हिंदवी स्वराज। हिंदवी स्वराज का मतलब भगवा झंडा। भगवा झंडे का मतलब हिंदू और हिंदुत्व, और हिंदुत्व का मतलब महाराष्ट्र का 80% वोट। बीजेपी की नजर अब इसी वोट बैंक पर है, इसीलिए महाराष्ट्र की सियासत की धुरी अब छत्रपति शिवाजी महाराज पर आकर टिक गई है। अगर शिवाजी महाराज न होते तो क्या होता? इतिहास कभी किंतु परंतु के आधार पर नहीं चलता। घटी हुई घटनाओं के आधार पर इतिहास लिखा जाता है, परंतु कल्पना तो की ही जा सकती है। मैं कल्पना करूंगा तो ढेर सारे लोग मेरी कल्पना पर ढेर सारी प्रतिक्रिया देंगे। यशवंतराव चव्हाण जी का एक वाक्य रिसर्च करते करते मेरे पढ़ने में आया है, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज अगर नहीं होते तो भारत क्या होता वो सारी दुनिया को पता है। पाकिस्तान की बॉर्डर ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना नहीं पड़ता, शायद मेरे आपके घर के बाहर ही पाकिस्तान की बॉर्डर मिल जाती। मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, मैंने कोट अनकोट यशवंतराव चव्हाण जी का वाक्य कहा है, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि शिवाजी महाराज का जीवन एक सत्ता लालसा से प्रेरित जीवन नहीं था। शिवाजी महाराज का जीवन 100 सालों से अधिक सालों से किए गए अत्याचार के सामने विद्रोह और संघर्ष करने का जीवन। महाराष्ट्र में हिंदुत्व वोट बैंक के सबसे बड़े आइकॉन हैं छत्रपति शिवाजी महाराज।
लेकिन सवाल यह है कि शिवाजी किसके हैं? शिवाजी के सबसे पहले दावेदार अब तक ठाकरे कैंप वाली शिवसेना थी। बीजेपी हिंदुत्व का झंडा लेकर चलती है, इसलिए हिंदू वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी के खाते में भी जाता है। लेकिन सारे हिंदू वोट इन्हीं दो पार्टियों में नहीं बंटते थे, कुछ शेयर दूसरी पार्टियों को भी चला जाता था। पिछले चुनाव का सैंपल उठाइए। हिंदू वोट की बात करें तो बीजेपी को 28% हिंदू वोट मिले थे, शिवसेना को 19%, कांग्रेस को 18% और एनसीपी के पास 17% हिंदू वोट गया। लेकिन अब बीजेपी उसे पूरी तरह अपने पाले में लाना चाहती है। इसीलिए बीजेपी ने 3 टारगेट सेट किए हैं। लोकसभा में 45 सीटें और विधानसभा में 200 सीटें। इसके लिए कम से कम 50% हिंदू वोट बीजेपी के खाते में आने चाहिए। चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है। और आपकी आवाज ऐसी होगी क्या? चलेगी ऐसी आवाज? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और महाराष्ट्र की सभी लोकसभा जीतने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए सभी लोग, और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। महाराष्ट्र में अब तक हिंदू वोट बैंक के 2 बड़े दावेदार थे, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और बीजेपी। ठाकरे कैंप की पूरी पॉलिटिक्स ही मराठा और हिंदुत्व के इर्द गिर्द रही है, इसीलिए सबसे बड़ी दावेदार वो थी। बीजेपी सेकंड नंबर पर आती थी। ठाकरे वाली शिवसेना शिवाजी महाराज के नाम पर वोट मांगती थी और बीजेपी भगवान राम के नाम पर। लेकिन बीजेपी अब दोनों को अपना बनाना चाहती है। बीजेपी के नेता भगवान राम का भी नाम लेते हैं और छत्रपति शिवाजी में भी अपना आदर्श ढूंढते हैं। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं। महाराष्ट्र जाते हैं तो शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ किला जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। काशी जाते हैं तो शिवाजी की बात करते हैं। अमित शाह पुणे में शिव सृष्टि थीम पार्क का लोकार्पण करते हैं और शिवाजी की हिंदुत्व वाली छवि को मोदी से जोड़ते हैं। मुगलों और परकी आक्रांताओं के शासन में अनेक मंदिरों को तोड़ा गया। पिछले सप्ताह ही प्रमोद सावंत जी ने गोवा में सप्तकोटेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किया। वो सप्तकोटेश्वर मंदिर को शिवाजी महाराज ने ही उसको पुनर्निर्माण किया था। आज उसका फिर से जीर्णोद्धार हुआ है। इसी तरह से दक्षिण के दिग्विजय के प्रवास में तिरुवन्नमलाई में अरुणाचल शिव मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया। उन्होंने ढेर सारे मंदिर को सामने बड़े बड़े द्वार बनाए और एक प्रकार से जो विध्वंस उस वक्त फैलाया गया था, कुछ टीका करे बगैर उन्होंने अपनी कृति से उसको रिपेयर करने का काम किया। और शिवाजी महाराज से लेकर बाजीराव, नाना साहेब, माधवराव और अंत में पुण्य श्लोक अहल्याबाई, ये परंपरा चालू रही और ढेर सारे मंदिरों की पुनर्निर्मिति की यात्रा शुरू हुई। वो पुनर्निर्मिति भी शिवाजी महाराज ने शुरू की थी और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु श्री राम का मंदिर भी बन रहा है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बना है, सोमनाथ भी सोने का हो रहा है और कई सारे मंदिरों का उद्धार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं।
यह बात सच है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मंदिरों का रिनोवेशन बड़े पैमाने पर हुआ। गोवा का सप्तकोटेश्वर मंदिर उसका सबसे ताजा उदाहरण है। पिछले 7-8 साल में मोदी ने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन का महाकाल मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम, पावागढ़ का कालका मंदिर और विदेशों में भी इस दौरान कई मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ। देश के दूसरे राज्यों में हिंदुत्व का यह कार्ड बीजेपी के लिए हमेशा बेनिफिशियल साबित हुआ है। लेकिन यह बात भी सच है कि महाराष्ट्र में बीजेपी कभी अकेले कुछ नहीं कर पाई। इसलिए अब मराठा वोटर्स पर भी बीजेपी की नजर है और भगवा पताका लहराकर हिंदू वोट बैंक भी समेटने की कोशिश है। यही वजह है कि महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक शिवाजी का जय घोष हो रहा है। छत्रपति शिवाजी के नाम पर एशिया के सबसे बड़े थीम पार्क का उद्घाटन हो रहा है। जगह जगह शिवाजी की जयंती मनाई जा रही है, शोभा यात्रा निकाली जा रही है, शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है और भगवा पताका लहराई जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मछल सेक्टर में मराठा जवान शिवाजी का जय घोष कर रहे हैं। यहाँ सौसर की पवित्र धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज का तत्कालीन सरकार के द्वारा अपमान किया गया था और उस समय भी मैं आया था और हमने संकल्प लिया था सौसर वासियों के साथ मिलकर कि यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बीजेपी को लगता है कि बाला साहब ठाकरे के साथ जो हिंदुत्व वाला कोर वोटर जुड़ा हुआ था वो अब उद्धव से नाराज है, क्योंकि उद्धव ने पहले बीजेपी से रिश्ता तोड़ा, फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। उद्धव ठाकरे के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास पार्टी भी नहीं बची, सिंबल भी छिन गया और अब पहचान भी छिन रही है। मुझे नकाब की जरूरत नहीं है, मैं सीधे नाम लेकर लोगों के सामने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा है कि उद्धव तू जैसा है वैसे लोगों के सामने जा। लोग तो मैं तो सीधा नाम लेके जा रहा हूँ, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे है मंजूर, आ जाओ सर। अपने धनुष्यबाण फ्रीज किया था, मैंने मशाल ले ली। अब शायद ये भी वो कर सकते क्योंकि इतनी नीच और गंदी राजनीति कर रहे हैं, शायद वो हमारी मशाल भी ले सकते हैं। तो चलो आज मशाल दी है ना, हमने तो ली है, उन्होंने चोरी का धनुष्यबाण लेकर सामने आने की मैंने जो चुनौती दी है, हो जाने लगा। क्यों डर रहे आप? पूरी सत्ता ताकत आपके पास है, धनुष्यबाण भी आपके पास है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि शायद आप धनुष्यबाण को चुरा सकते, लेकिन ये लोगों के दिल में बैठे हुए राम को नहीं चुरा सकते। उनके दिल में जो बैठा हुआ राम है, उसके आशीर्वाद जब तक मेरे साथ है, तो भले धनुष्यबाण आपने चुरा लिया तो भी मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकते। शिवसेना अब किसकी है, इस बात को चुनाव आयोग क्लियर कर चुका है, लेकिन बाला साहब किसके हैं, छत्रपति शिवाजी किसके हैं, इसकी लड़ाई जारी है। उद्धव बार बार बाला साहेब का नाम ले रहे हैं, एकनाथ शिंदे भी बाला साहेब से शुरू होते हैं और वहीं पर खत्म होते हैं। ये जो भी हुआ है बाला साहब के आशीर्वाद से ही हुआ है। हम लोगों ने सरकार स्थापित किया है वो भी बाला साहब के आशीर्वाद से, उनके विचार को आगे लेके जाए। इसलिए जो भी हमारे पीछे आशीर्वाद बाला साहब का है, उनके विचार को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका हम लोग को स्वागत करते हैं। उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि हमारे चुनाव आयोग से विश्वास उठ गया है, हम सुप्रीम कोर्ट के भरोसे हैं और सुप्रीम कोर्ट पे हमारा विश्वास। लोकतंत्र बिल्कुल ये घातक निर्णय लगता है तो वो अच्छा होता है, जब उनके विरोध में लगता है तब लोकशाही को धोखा, ऐसे दुटप्पी भूमिका नहीं ले सकते। और जिसको जहाँ मर्जी लोकशाही में कोई भी कहीं पर कोर्ट में जा सकता है, वो जिनका अधिकार है। जब से उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी का सिंबल गया है, वो टेंशन में है, अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, लीगल टीम से राय मशवरा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्लान बना रहे हैं।
उद्धव चोर चोर वाला शोर मचा रहे हैं और संजय राउत 2000 करोड़ की डील वाला ट्वीट घुमा रहे हैं। अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप FIR कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दिस इज FIR, ये मेरा FIR है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय है। 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीनों में, सिर्फ चिन्ह और नाम के लिए। जो सरकार, जो नेता, जो बेईमान लोगों का गुट विधायक खरीदने के लिए 50-50 करोड़ का दाम लगाता है, सांसद खरीदने के लिए 100 करोड़ का बोली लगाता है, हमारे पार्षद और हमारे शाखा प्रमुख खरीदने के लिए 1 करोड़ का 50 लाख का दाम लगाते हैं, वो तो चिन्ह, पार्टी का चिन्ह और पार्टी का नाम खरीदने के लिए कितने की बोली लगा सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी जानकारी है 2000। चुनाव लड़े हो ना एक चुनाव जीते हो, किसी के फेंके हुए टुकड़ों पर तुम्हारा घर चल रहा है, उस व्यक्ति ने किसके ऊपर आरोप करना है सोचकर करना पड़ेगा। ऐसी बेतुकी बातों के ऊपर प्रतिक्रिया देने की ही जरूरत नहीं है। फिर भी रोज जिस तरीके से वो मीडिया के सामने आकर वक्तव्य करते, इसी प्रकार के बारे में लोकमान्य तिलक महाराज जी ने अपने एडिटोरियल में तब पागल बन चुका है या जो गांजा और चिलिम ले रहा है और उसके बाद जिस प्रकार से बयानबाजी करता है, उस व्यक्ति में और बड़बड़ करने वाले व्यक्ति में कोई फर्क नहीं। मैं इससे ज्यादा उनके वक्तव्य का और वर्णन नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी के नाम पर मुंबई के 227 वार्ड में भव्य कार्यक्रम किए गए। हर गली, हर शहर में बड़े पैमाने पर प्रोग्राम किए गए, जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई। लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम आगरा में हुआ। आगरा इसलिए क्योंकि औरंगजेब के वक्त में आगरा के दीवाने आम में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ था। अब उसी आगरा में उनकी शौर्य गाथा गूंज रही है। 1666 में औरंगजेब ने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी को बुलाया था, लेकिन उन्हें मेहमानों की सबसे अंतिम लाइन में बिठाकर उन्हें अपमानित किया था। शायद ही किसी स्वराज के योद्धा ने इतने फ्रंट फुट पर जाकर स्वराज की लड़ाई लड़ी होगी। और जब आगरा में स्वयं गए, लगता था कि अभी महाराष्ट्र को थोड़ी शांति चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। आगरा के दरबार में औरंगजेब ने उनका अपमान किया। गए थे वो शांति प्रस्थापित करने के लिए, सोच समझ कर गए। ये मेरा अपमान नहीं हो रहा है, हिंदवी स्वराज का जो हम स्थापना कर रहे हैं इसका अपमान हो रहा है। वो रूट कर वहां से बाहर आए, जेल में भी गए और औरंगजेब के दुर्दांत शासन की आंख में बाहर निकला। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। महबूबा मुफ्ती ने आज क्या कहा? महबूबा मुफ्ती आज जम्मू में थी, या उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश में कोई अमर्यादित कई तरह की बातें उन्होंने बोली। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को गोडसे की जमात बताई। इतना ही नहीं, महबूबा ने कहा कि बीजेपी वाले केवल बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और ऐसा सिर्फ इसलिए है कि सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू भी बीजेपी के राज में गरीब हुए हैं और ये मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। महबूबा ने अपनी बात में मुगलों के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेर लिया। आइए आपको सुनवाते हैं महबूबा मुफ्ती का वो बयान कि ये अपने वोट के लिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क को बेच देंगे। सारा मुल्क बेच दिया इन्होंने। क्या रखा इन्होंने? इसमें तो कोई भी राष्ट्रवाद वाली बात ही नहीं है इनके अंदर। ये कोई राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, ये बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अगर मेरे हिंदू भाइयों को, बच्चों को ये लगता है कि ये हमारी जमात है, ये आपकी जमात नहीं है, ये बीजेपी की जमात है, ये जनसंघ की जमात है, ये आरएसएस की जमात है,
ये गोडसे की जमात है, वो जमात जिन्होंने आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया बल्कि अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे। ये लोग जब कोई दुश्मन नहीं मिलता है तो मुगलों की बात करते हैं। अब मुझे बताओ, मुगलों के तो मुसलमान तो उनका जिक्र नहीं करते हैं जितना ये लोग जिक्र करते हैं जैसे उन्हीं की औलाद हैं। अमेरिका और चीन के बीच विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। दोनों देश समय समय पर एक दूसरे को धमकी और चेतावनी देने का मौका भी नहीं छोड़ते। फिलहाल दोनों देशों के बीच गुब्बारे से जासूसी करने को लेकर मामला गरमाया हुआ है। गुब्बारा मामले के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और चीन के सेंट्रल कमिश्नर फॉर फॉरेन अफेयर्स के डायरेक्टर वांग यी के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात होते ही एक दूसरे को चेतावनी दे दी गई। अमेरिका ने चीन के गुब्बारे से जासूसी की निंदा की और कभी ऐसा ना करने की चेतावनी दी, तो वहीं चीन ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका बैलून मामले पर कुछ ज्यादा ही आय तौबा मचा रहा है। अमेरिका को ऐसा लगता है कि इस मामले पर ऐसे अप्रोच से वो खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश में कामयाब हो जाएगा, लेकिन असर इसके विपरीत हो रहा है। दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई, इसका आगे क्या असर पड़ेगा, इस डिटेल रिपोर्ट में देखते हैं। अमेरिका और चीन में तनातनी चल रही है, चेतावनी दी जा रही है, एक दूसरे को तिरछी नजर से देख रहे हैं। अमेरिका चीन पर देश में जासूसी गुब्बारा भेजने का आरोप लगा रहा है, उसकी निंदा कर रहा है। चीन को सीधे तौर पर एक मैसेज है कि फिर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, और यह मैसेज तब दिया गया जब अमेरिका और चीन के नेता गुब्बारे मामले में पहली बार जर्मनी में मिले। अभी अभी मैंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के शीर्ष राजनयिक वांग यी से मुलाकात की। मैंने उनसे PRC सर्विलांस बलून की निंदा की और इस बात पर भी जोर दिया कि फिर कभी ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए। चीन लगातार अमेरिका के आरोपों को नकार रहा है, कह रहा है अमेरिका गुब्बारा मामले पर कुछ ज्यादा ही हाय तौबा मचा रहा है और बेहतर संबंध के लिए अपनी गलतियां सुधारने की नसीहत दे रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इस अप्रोच से ये साबित नहीं होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका शक्तिशाली है, बल्कि संदेश इसके विपरीत जा रहा है। हम अमेरिका को सलाह देते हैं कि घरेलू राजनीतिक जरूरतों के कारण विदेशी मुद्रा में इस तरह की बेतुकी बातें न करें। हम अमेरिका से अपनी गलतियों को सुधारने के लिए ईमानदारी दिखाने की मांग कर रहे हैं। इस घटना से चीन अमेरिका संबंधों को हुए नुकसान का सामना करें और स्थिति को सामान्य रखें और हल निकालने की कोशिश करें। बयानबाजी क्यों हो रही है, चेतावनी क्यों दी जा रही है? क्या यह आग पहले की है जिसे गुब्बारा फटने के बाद हवा मिल गई है? तो सबसे पहले आपको जासूसी बलून के पूरे मामले को समझाते हैं। 4 फरवरी को अमेरिका ने एक चीनी बलून मार गिराया। अमेरिका ने गुब्बारे को जासूसी गुब्बारा बताया। 10 फरवरी को भी अमेरिकी एयरस्पेस में अनजान वस्तु को अमेरिका ने मार गिराया। 11 फरवरी को कनाडा में एयरस्पेस में भी अनजान वस्तु दिखाई दी तो कनाडा ने अमेरिकी सेना की मदद से मार गिराया। 12 फरवरी को फिर अमेरिका कनाडा में अनजान वस्तु दिखाई दी, अमेरिका ने इसे भी मार गिराया। अमेरिका के साथ साथ कई देश इस अनजान वस्तु और गुब्बारों के पीछे चीन की साजिश मान रहे हैं, जासूसी करने की बात बता रहे हैं। लेकिन चीन का कहना है कि अमेरिका ने अपनी ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल से संबंधों को नुकसान पहुंचाया है। गुब्बारा मामले को लेकर चीन पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर चीन ने जासूसी से साफ तौर पर इनकार किया है। गुब्बारा मौसम संबंधी जानकारी जुटा रहा था, अमेरिका बलून मामले को ज्यादा ही तूल दे रहा है। जर्मनी में जब दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात हुई, सिर्फ जासूसी पर ही बात नहीं हुई, बल्कि अमेरिका ने चीन के सामने यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी उठाया। चीन पर दोहरी चाल चलने का आरोप लगाया कि एक तरफ तो वो दुनिया में शांति लाने के लिए योगदान देने की बात करता है, दूसरी तरफ रूस के हमले को समर्थन देने के लिए चिंताजनक कदम उठा रहा है। अमेरिका ने इस मामले पर भी चीन को सीधी सीधी चेतावनी दी है। रूस को हथियार दिए तो नतीजे घातक होंगे, प्रतिबंधों से बचने में भी चीन ने मदद की तो रिजल्ट खतरनाक होंगे। क्या अमेरिका और चीन के बीच लगातार बयानबाजी और चेतावनी से एक और वॉर फ्रंट खुल रहा है? क्या अमेरिका का रूस के बाद अब चीन के साथ कोल्ड वॉर छिड़ने वाला है? क्या चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा?
और अमेरिका किसी भी कीमत पर चीन को बख्शने के मूड में नहीं है। हालांकि दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात के बाद मामला और गर्म हो गया है। गुब्बारा जासूसी के लिए था या मौसम की जानकारी जुटाने के लिए, चाहे जो भी हो, लेकिन इस घटना से दोनों देशों के संबंधों में बड़ी दरार आई है। और अब ये दरार भरती है या और गहरी होती है, यह आने वाले वक्त में तय होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।